हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट 2025 में रफली अराउंड 4.5 महीने बचे हुए हैं। अगर आपको टाइम पता नहीं है तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा 4 मंथ का फुल प्रूफ प्लान जिसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें तो आप नीट 2025 में 680 या उससे ज्यादा आराम से स्कोर कर सकते हो। बहुत ही स्मूथली आप ये काम कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए पहले आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सारे स्ट्रैटेजी में जो पॉइंट्स बता रहा हूं उन पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। और वह फॉलो कैसे करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको ये लिखना है कि मुझे मिनिमम 680 मार्क्स चाहिए और मैं इन स्ट्रैटेजीज को प्रॉपरली फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले काम खत्म कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं यहां से आगे और बात करते हैं कि कैसे आप अगले 4 महीनों में पढ़ाई करें, रिवीजन करें, क्या ऐसा करें कि आप आसानी से 680 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहां पर करनी होगी मैक्रो प्लानिंग। जी हां, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो 680 या उससे ज्यादा का मार्क स्कोर चाहिए, वो जो स्कोर चाहिए 700, 715, 720, उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज चैप्टर्स है। जी हां, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ आ चुका होगा या इनमें से कई चैप्टर्स आपने पहले ही कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आपको एक पेन और पेपर लेकर बैठना है और सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी करता हूं, कुछ चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूं अपने एनालिसिस से जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। अगर फिजिक्स में आपसे बात करूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म हो गया, उसके अलावा आपकी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, उसके अलावा एनएलएम और डब्ल्यूपी, वर्क पावर एनर्जी हो गया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हो गई। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर पिछले 10 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस फिजिक्स में इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये हाई वेटेज है। इसके बाद मॉडरेट वेटेज और लो वेटेज भी आपके पास आएंगे जो आपको ऑब्वियसली कवर करने होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पे करना चाहिए। अभी इनिशियली आपके पास जब टाइम ज्यादा है तो इन चैप्टर्स को समझने में और इनकी प्रैक्टिस करने में आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री में चलते हैं तो हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पीसी, ओसी और आईओसी। अगर मैं आपसे फिजिकल केमिस्ट्री के केस में बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं उनमें पहला है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा है इक्विलिब्रियम, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स और चौथा है लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मूव कर जाएं तो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे हाई वेटेज होता है, उसके बाद पी ब्लॉक, फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और चौथा चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप मूव करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज जो आपके पास आता है वो आता है एरोमेटिक कंपाउंड से। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है जीओसी और फिर थर्ड चैप्टर आपका आता है हाइड्रोकार्बन, जिनमें ऑर्गेनिक से मैक्सिमम वेटेज होता है। इसके बाद आपकी लिस्ट बनेगी मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स की। अगर हम बायोलॉजी पे मूव करते हैं तो सेम ऐसे ही बॉटनी और जूलॉजी के अंदर भी आपके हाई वेटेज चैप्टर्स आते हैं, जहां बॉटनी के अंदर जेनेटिक्स एंड बायोटेक, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पर अगर आप जूलॉजी के अंदर चले जाएं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं और इस तरह से आप अपनी बायो की भी एक पूरी लिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए इसमें आपने हाई वेटेज, मॉडरेट वेटेज और लो वेटेज चैप्टर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको एक और लिस्ट बनानी है। जी हां, आपको पहले ग्राउंड वर्क करना होगा अगर आप वाकई में स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं। तो जो आपकी दूसरी लिस्ट बनेगी वो बनेगी सब्जेक्ट वाइज के फिजिक्स में भी आपके कौन से चैप्टर वीक है, कौन से मॉडरेट और कौन से स्ट्रांग है। तो अगर हाई वेटेज चैप्टर्स में से आपकी स्ट्रांग वाली लिस्ट में ज्यादा चैप्टर है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स में बात करता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका वीक चैप्टर्स की लिस्ट में है, तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर काम करके इसको अपनी स्ट्रांग वाली लिस्ट के अंदर लेकर जाना होगा। तो आपकी जो स्ट्रांग वाली लिस्ट है उसमें सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स आपको भरने होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा और इसी तरह से आप अपने आने वाले 4 महीने की पढ़ाई को प्लान करेंगे। एक बार आपकी लिस्ट सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो गई है तो हम लोग चलते हैं माइक्रो प्लानिंग पे। अब माइक्रो प्लानिंग में अगर हम बात करें तो हम अपने वीक के हर एक दिन को प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको रफ रिव्यू दूं एक दिन का, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने दिन को 3 मेजर स्लॉट्स में डिवाइड करना है। एक मॉर्निंग स्लॉट, एक आफ्टरनून स्लॉट और एक इवनिंग या फिर नाइट स्लॉट आप उसे बोल सकते हो। अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो धीरे धीरे इस आदत को बदलना शुरू कर दे, क्योंकि नीट का एग्जाम जो होगा 2 से लेकर 5:30 तक, उस टाइम पर आपको सोने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको ये करना होगा कि एक आपका मॉर्निंग स्लॉट चल रहा है, एक आपका आफ्टरनून स्लॉट है और एक आपका इवनिंग या फिर नाइट स्लॉट आप रख सकते हो।
ऑब्वियसली फिजिक्स जो है वो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपको अगर फिजिक्स आती है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को यूज करके आप अपने रैंक को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन फिर भी अपना सबसे ज्यादा टाइम देने वाले हैं फिजिक्स को। तो हमारे डेली शेड्यूल में हम फिजिक्स को सबसे ज्यादा टाइम देने वाले हैं। फिजिक्स में भी मैंने आपके हर सब्जेक्ट में 2 स्लॉट्स बनाए हैं। तो स्लॉट 1 जो होगा वो थ्योरी कवर करने के लिए होगा, जिसका टाइम स्पैन रिलेटिवली छोटा होगा, और जो स्लॉट 2 होगा वो बड़ा होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। इस पूरे रिवीजन प्लान में थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों पे फोकस करना होगा और मैक्सिमम फोकस होगा हमारा क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक दिन में फिजिक्स के आप 2 स्लॉट बनाएंगे, जिनमें एक स्लॉट होगा आपके पास करीबन 1.5 घंटे का 1.5 आवर का, और दूसरा स्लॉट होगा करीबन 2.5 घंटे का 2.5 आवर्स का। आप इस स्लॉट को एक साथ भी रख सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 घंटे के स्लॉट को एक साथ रखा है, तो मॉर्निंग 9 to 1 का हम एक स्लॉट बनाएंगे जहां पर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो 9 से लेकर 10:30 तक आप अपनी थियरी रिवाइज करेंगे। थियरी रिवाइज कैसे करनी है मैं आपको अगले पॉइंट में लेकर चलने वाला हूं। उसके बाद हम अपना अगला स्लॉट बनाएंगे, कोशिश करें हम स्लॉट 2 बजे से बने, तो 2 से लेकर 5:30 जो कि आपका एग्जाम का टाइम है, तो बीच में आपको 1 घंटे का गैप दे दिया है, उसमें यूज करें। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। 3 से लेकर 6, 6:30, 7 बजे तक का आप एक दूसरा स्लॉट बना सकते हैं, जिसमें आप केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो अपना स्लॉट थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो करीबन आप मान लीजिए 1.5 घंटे के 2 स्लॉट आप बना सकते हैं। 1.5 घंटा बॉटनी, 1.5 घंटा जूलॉजी, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं और अगले दिन आप लोग बॉटनी कर रहे हैं। वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर मैंने 3 घंटे का स्लॉट बनाया, फॉर एग्जाम्पल 2 से लेकर 5 बजे तक का, और मैं एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी पढ़ रहा हूं, तो आज के जो 3 घंटे मुझे बॉटनी पढ़नी है, उसमें शुरू के 1 घंटे में मैं थ्योरी कवर करूंगा और बाकी के 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर गुजारने हैं। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, आप में से कई लोगों ने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में शॉर्ट नोट्स ढूंढते हुए मत फिरो, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। तो अब जब आप रिवीजन कर रहे हो थ्योरी का, तो भाई अब तो शॉर्ट नोट्स बना लो। अब भी नहीं बनाओगे तो फिर कब बनाओगे? क्योंकि देखो, शॉर्ट नोट्स ना एक ऐसा टूल है जो आगे आपके एक एक चैप्टर को 45-45 मिनट में, आधे घंटे के अंदर आपसे रिवाइज करवा सकता है। लोग इंतजार करते हैं कि मैं इसके शॉर्ट नोट्स ले लूंगा, उसके शॉर्ट नोट्स ले लूंगा, ऑनलाइन ढूंढ लूंगा, बट जब तक शॉर्ट नोट्स आप खुद नहीं बना रहे हो, आपको चीजें याद नहीं होगी। तो अभी भी टाइम है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो और कमेंट सेक्शन में डाल दो कि मैं आज से ही सारे शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। ये हो गया आपका दूसरा स्लॉट बायोलॉजी का, जो दिन में आप 2 से लेकर 5, 5:30 तक कर सकते हो। फिर 5:30 से लेकर करीबन 7:30, 8 तक फ्री रहो, नहीं पढ़ना, रिलैक्स, है ना। बहुत ज्यादा हापाधापी नहीं करनी। हापाधापी मतलब बहुत ज्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है। एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। 4 महीने का टाइम है, 4 महीने का गोल है, धीरे धीरे कंप्लीट होगा, आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। फिर 8 बजे के बाद आप दोबारा बैठे, करीबन 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक का चौथा स्लॉट, जो आप केमिस्ट्री को डिवोट कर सकते हो। आप चाहें तो फिजिकल केमिस्ट्री एक दिन, इनऑर्गेनिक एक दिन, ऑर्गेनिक एक दिन, बट मैं सजेस्ट करूंगा 2 केमिस्ट्रीज एक साथ लेकर चलो। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के आप स्लॉट्स बना सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में रिलेटिवली आपको कम टाइम लगता है, तो आज जैसे मान लो मंडे है तो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक पढ़ ली, और कल आपका ट्यूसडे है तो उसमें आपने फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। और चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हर सब्जेक्ट का एक पोर्शन थ्योरी और मैक्सिमम पोर्शन आपका क्वेश्चन सॉल्विंग है। 30-70 प्रिंसिपल आप रख सकते हो। 30% टाइम आप डिवोट करोगे थ्योरी को और 70% टाइम आपको डिवोट करना है क्वेश्चन सॉल्विंग को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आप अपनी माइक्रो प्लानिंग शुरू करें और उस माइक्रो प्लानिंग को वीक वाइज फॉलो करते जाएं। चलिए, माइक्रो प्लानिंग हो गई है, अब आगे कैसे बढ़ना है? तो अब आपको बढ़ना है कि इस प्लानिंग के बाद जब आप एक सब्जेक्ट को लेकर बैठोगे तो किन किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बाइबल है, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़नी नहीं है, एनसीईआरटी को हाईलाइट करना छोड़ दो, एनसीईआरटी की भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्योंकि जब आप लास्ट मंथ में रिवीजन कर रहे होंगे तो आप दोबारा उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ने बैठोगे। कई लोगों की एनसीईआरटी आपने देखी होगी, हाईलाइट होकर बेचारी पूरी लाल पीली हो चुकी होती है ना, जैसे हल्दी, शादियों में हल्दी लगाते हैं ना, जैसे हल्दी लग गई उसके ऊपर। तो आपको एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज दिख रहे हैं उनको पेपर पे उतारना शुरू करें, और ये आपके एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स होंगे। तो आपके लेक्चर के शॉर्ट नोट्स प्लस आपके एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज है पीवाईक्यू। तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, पहले आपके क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, फिर पीवाईक्यू नीट के, और उसके बाद कुछ सेलेक्टेड
जेईई मेन के पीवाईक्यू आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में से करने चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो जेईई मेन के सारे पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने ही चाहिए। आप सभी को पता है जेईई मेन से डायरेक्टली नीट में और नीट से कई बार डायरेक्टली जेईई मेन में क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी एक ही है और इनऑर्गेनिक दोनों के सेम लेवल पर होती है, इसलिए इस चीज पर जरूर ध्यान दें। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेईई मेन की पीवाईक्यू भी जरूर सॉल्व करने चाहिए। अगर आपने नहीं किए तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखें कि मैं जेईई मेन के आईओसी के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करूंगा। नोट्स खत्म होने के बाद आप चलोगे क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। आप मेरी एक बात को बांध ले अच्छे से दिमाग के अंदर, क्वेश्चन जब सॉल्व करने हैं तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस पर जाना होगा। जी हां, कई स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं बोलते हैं सर मेरे से ना घर पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। घर पे सिली मिस्टेक नहीं होती लेकिन एग्जाम में सिली मिस्टेक बहुत होती है। भैया आपकी दिक्कत है, आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं की है। घर पे आप 1 घंटे में 12 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो बस। वहां पर आपको 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने बाबू? हाँ, 45 क्वेश्चंस, बैंड बज जाती है, इसलिए आपसे सिली मिस्टेक होती है। तो घर पे जब तक आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डे 1 से आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, लेकिन टारगेट रखना बहुत जरूरी है। 1 घंटे में मैं 25 क्वेश्चन करूंगा, ये टारगेट लेकर जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 45 आप धीरे धीरे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने कभी टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं की है तो आप एग्जाम में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स प्लस टाइम बाउंड प्रैक्टिस, ये 2 ऐसे हथियार हैं जो आपको नीट क्रैक करने के अंदर बहुत काम में आएंगे। अब कोई भी रिवीजन प्लान टेस्टिंग के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो जी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि बस रोज टेस्ट देता रहूं और उसको कभी एनालाइज ही नहीं करते हैं। सिर्फ टेस्ट देने से आपके मार्क्स स्कोर या स्कोर इंप्रूव नहीं हो सकता। आपको टेस्ट देने के साथ साथ काम करना पड़ेगा किस पर? प्रॉपर एनालिसिस पर। तो मैं आपको बताता हूं, हमारे पास जो 4 महीने हैं ना, शुरू के 2 महीने हम नंबर ऑफ टेस्ट थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि हम रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो शुरू के 2 महीने आपको 15 दिन में 1 मॉक टेस्ट देना चाहिए, मतलब महीने के 2 मॉक टेस्ट। जब आप 3rd मंथ में पहुंच जाओगे तो आपको हर वीक में 1 टेस्ट देना चाहिए, यानी महीने के 4 मॉक टेस्ट। और उसके बाद जब आप लास्ट मंथ में पहुंचोगे तो आपको हर 1 वीक में 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए, दैट इज 8 मॉक टेस्ट पर मंथ। और जो लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे उसमें भी हम 4-5 मॉक टेस्ट और दे लेंगे। अच्छा, कारण क्या है कि जब जब आप मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आपको उस टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज करना आना चाहिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए। अब आप समझते हो कि मैनुअली ये काम करना बहुत टाइम टेकिंग है और करीबन अगर आप प्रॉपर्ली ये काम करने बैठे तो 1 दिन के 2 से 3 घंटे आपके इसमें चले जाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत के टेस्ट आप ऑनलाइन दें। जी हाँ, ऑनलाइन टेस्ट जब आप देते हो तो हमारे पास पूरा उसका टूल होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं और वहां के एनालिसिस से आपको क्लियरली दिखता है कि यार आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखें। मैं समझता हूं नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है, लेकिन लास्ट वाले टेस्ट हम ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, या बीच बीच में 4 में से 1 टेस्ट ऑफलाइन दे लो और 3 टेस्ट ऑनलाइन दो, ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस मिल पाए। और उस एनालिसिस को देखने के बाद उसके ऊपर काम करो। जो जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, वीक सब टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताता हूं, कई बच्चे बोलते हैं कि मेरा चैप्टर वीक रह गया। अरे भाई, तुम्हारा चैप्टर वीक नहीं है, तुम्हारे उस चैप्टर में 4 क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो तुमको नहीं आते हैं और इसकी वजह से तुमने ये अवधारणा बना ली है, ये मानसिकता बना ली कि मेरा पूरा का पूरा चैप्टर वीक हो चुका है। तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप उन 4-5 सब टॉपिक्स पे काम कर लोगे तो आपका चैप्टर अच्छा होगा और आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो बस ये मेजर आपके 4 पॉइंट्स, इनके ऊपर आपको फोकस करना। और फिर देखो, अगर आपने इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया और आप बर्नआउट नहीं हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नआउट नहीं होना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब शुरुआत होती है तो बहुत जोश में होते हैं, और सर ने बोला 3 स्लॉट बनाने में तो 5 स्लॉट बनाऊंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, मेरे को 9 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई 15 घंटे तुम आज पढ़ लोगे, कल पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन 8 या 9 घंटे आप हर दिन पढ़ सकते हो। और अगर आने वाले 4 महीने यानी आने वाले 120 दिन आप हर दिन 8 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आप करीबन 9600 आवर्स पढ़ रहे हो, वो जो कि मोर देन सफिशिएंट है दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपने सुना होगा 10,000 आवर रूल, तो 9600 पे तो आप पहुंच ही चुके हो। 400 घंटे आपको और ऐड करने जो आप पहले ही काम कर चुके हो। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हर दिन फिक्स टाइम और कंसिस्टेंटली उसे करना, दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट बनस्पत की है कि आपने 1-2 दिन 15 घंटे पढ़ लिए और बाकी पूरे हफ्ते आपने 4 घंटे में नहीं पढ़े।
तो बैलेंस आउट नहीं करना है भाई, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। लॉन्ग प्रोसेस है, 4 दिन नहीं, हम 4 महीने की बात कर रहे हैं। 4 महीने लगातार काम करना, यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर आपने इस चैलेंज को ओवरकम कर लिया तो आपको नीट 2025 में सेलेक्ट होने से और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप में इतना दम है कि आप अगले 4 महीने तक इस प्लान को फॉलो कर पाओगे। अगर आप में दम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और 4 महीने बाद आके दोबारा इस चीज को प्रूव करके दिखाएं कि जो मैंने कहा था वो मैंने किया और मैं नीट में सेलेक्ट हुआ।